देखिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा वर्ग 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बच्चे हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा चुका है, लेकिन आपको समझना यह है कि कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और जो ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा जोर दीजिए, ताकि हो सकता है एग्जाम में फिर अगर वो आए तो आप बना सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैंने ये जो 10 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 10 क्वेश्चन में आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे। और हमने आपका सिलेबस भी बता दिया है कि हिंदी के सिलेबस जो 12वीं का है उसमें कौन कहां से क्या पूछता है, वो सिलेबस हमने बताया। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को पीछे चले जाइए और हमारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि उससे आपको यह फायदा होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मालूम चलेगा कुछ दिन के बाद कि पढ़े बहुत लेकिन हमारा एग्जाम में सही नंबर नहीं आया। वो इसलिए हो जाता है कि बच्चा को सिलेबस नहीं पता होता है, वो जिसको जो मन किया पढ़ते गया, और लास्ट में उसका भुगतना क्या भुगतने पड़ता है कि उसके अपने नंबर के, अगर 100 नंबर में बेचारे तैयारी अगर वो 90 किया है तो उसका 70 आ जाता है। सिलेबस के अनुसार कीजिएगा तो आपको बेहतर होगा। और मैं आपको सिलेबस के अनुसार में आपके एग्जाम के 12वीं के एग्जाम के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा, और आप इसे सुनिएगा, और सुनने के बाद आप इसे अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, ताकि आप इसे क्लियर करते चलेंगे। कोई दिक्कत लगेगा कमेंट में बताइएगा, अगर बढ़िया लगेगा लाइक कीजिए, उससे भी बढ़िया लगे शेयर कीजिए, और बढ़िया लगे तो उसको और 4 लोग में बताइए कि हाँ पल्ला ये अच्छा है। तो इसके आधार पर आप हमें भी सहायता कर सकते हैं और हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। चलिए आते हैं, अब हम क्वेश्चन हमने क्या लिखा और ये कहां से लिखा, इसका उत्तर कैसे होता है, एग्जाम में हम इसको कैसे बनाएंगे, ये सब बताएंगे। मैंने जितने क्वेश्चन लिखा ये सब हमने अति लघु 2 नंबर का प्रश्न लिखा है। अब ये 2 नंबर के प्रश्न अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ही पता होगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म पे आप लिखिएगा तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। क्वेश्चन है अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब इतना बार पूछा है कि इसकी गणना नहीं करें, कई बार पूछा है, फर्स्ट सेटिंग में, सेकंड सेटिंग, दोनों सेटिंग में बार बार पूछते रहता है। अब इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहली बात तो बता देते हैं, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आया है बातचीत से, और बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट के निबंध से आया है। और इसका उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कलम उठाइएगा तो लिखना क्या शुरू कीजिएगा, तो लिखिएगा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो बाल कृष्ण भट्ट के लिखित निबंध बातचीत के अनुसार यह होता कि जब सबसे पहले हमारा पृथ्वी गूंगा साबित होता, कोई अपने बारे में किसी को कुछ नहीं कहता, ना कोई दूसरे के बारे में कुछ सुनता, बस एक व्यक्ति एक कोने में पड़े रहते, दूसरा व्यक्ति दूसरे कोने में पड़े रहते, तीसरा व्यक्ति तीसरे कोने में पड़े रहते, और चौथा व्यक्ति चौथे कोने में पड़े रहते, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। क्लियर हो गया। यह है आपका पहला प्रश्न का उत्तर बाल कृष्ण भट्ट का, आपकी किताब पे आते हैं। दूसरा आते हैं, छोटे कहेगा लहना सी का परिचय अपने शब्दों में दे। अब भाई लहना सी के बात आते ही जितना भी 12th का विद्यार्थी होगा मन में जरूर मुस्कुराहट आ जाता है, क्योंकि इसकी कहानी भी वैसा ही है, लहना सी की कहानी भी लहना सी जैसा ही है। अब सुनिएगा, इसका परिचय दे रहा, तो आप इसको बताने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये उसने कहा था कहानी का है, और उसने कहा था कहानी जो एक प्रेम कहानी है, और इस कहानी की रचना हुआ है 1915 ईस्वी में। और ये अगर आप पढ़े होंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सबसे अंतिम कहानी यही था, जो प्रेम कहानी के रूप में। अब चर्चा कर रहा है किसके बारे में, लहना सी। तो जब कलम उठाइएगा तो उत्तर लिखिएगा कि लहना सी का परिचय उसने कहा था कहानी के अनुसार लेखक के द्वारा यह दिया गया है कि लहना सी जब अपने बचपन से आगे बढ़ते गया तो प्रेम प्रसंग में बढ़ते गया, और ये अमृतसर बाजार में रहने वाला एक लड़का था जो नानी के घर रहता था। बाद में प्रेम प्रसंग के कारण आगे चल के यह एक 77 सिख राइफल्स का जवान बना, और 77 सिख राइफल्स जवान बनकर अब देश की सेवा की, और अंत में अपने प्राण की भी आहुति दे दी। कौन, ये लहना सी, इसके जीवनी का परिचय हमने दिया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनाता है। तो कैसे बनाता है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये लिखा गया कहां से, संपूर्ण क्रांति।
संपूर्ण क्रांति क्या चैप्टर है? चौथा। और जिसका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, लिखिएगा, कलम उठाइएगा तो साफ लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन यह है कि उन्होंने 1921 ईस्वी में जब पटना 1900 सबसे पहले गलत सॉरी आप 1920 लिखिएगा, 21 लिखिएगा तो सीधे आप इंटर में चल जाइएगा। आप लिखिएगा 1920 ईस्वी में इन्होंने पटना कॉलेजिएट विद्यालय से 10वीं परीक्षा पास की। 1921 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट में 11वीं की पढ़ाई करना शुरू कर दी, लेकिन अपने गुरु के आदेश पर 1922 ईस्वी में इन्होंने अपने छात्र जीवन को अमेरिका की ओर लेकर चला गया, अमेरिका की ओर ले गया। और अमेरिका में जाने के बाद पैसों की कमी होने के कारण इन्होंने कई बड़े बड़े महलों के नीचे काम करना शुरू किया, जूता साफ करने लगा, रेस्टोरेंट में प्लेट धोने का काम किया और जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया और भारत में आकर सबसे पहले भारत की लोकतंत्र की सुधारा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा आता है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। इसका भी उत्तर आप जानते हो कि अर्धनारीश्वर का है, तो आप इसमें उत्तर लिखिएगा, कलम उठाइएगा तो साफ लिखिएगा कि नारी की पराधीनता अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार तब से शुरू हुई जब मानव अपने काम करने लगे और काम मानव में जब पुरुष घर से बाहर खेत में जाकर काम करने लगे और महिलाएं घर में रहकर घर की सर सफाई, बच्चों को नहलाना धुलाना आदि काम करने लगे और तब महिलाओं घर में रहने लगी, तब से शब्द का विकास हुआ जिसका नाम दिया गया नारी की पराधीनता। अब इसके बाद आता है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, VVI क्वेश्चन है, तो आप उत्तर लिखिएगा कि तुलसी अपने पद में सीता से सहायता मांगते हुए यह कहते हैं कि मेरी बात को राम प्रभु तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मां सीता राम प्रभु की सच्ची दासी है और सच्ची दासी का बात राम प्रभु बहुत शीघ्र सुनेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारी सहायता हम स्वयं ना करके हमारी सहायता सीता से की जाए और इसीलिए सीता से तुलसी सहायता मांगते हैं। ये हुआ। अब आइए छठा क्वेश्चन, कुछ कहता है मुख देखी नाही भानी। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में होगा तो आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन है कबीर के पद से और कबीर के पद ये लिखे हैं नाभादास। इसका अर्थ क्या बताया गया सुनिएगा। इसका अर्थ यह बताया गया है कि जो व्यक्ति भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म करता है, जो व्यक्ति भगवान को पूजा पाठ किए बिना छोटा दिखाता है, जो अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटता है, वैसे लोगों को कबीर अपने पास रखते नहीं है। और यह बात कबीर किसी के मुख को देखकर नहीं बोलते हैं। यह हुआ छठा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या होगा। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी। तो जब आप उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा तो लिखिएगा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से यह अपेक्षाएं थी कि उनका मानना था कि हमारे देश की लोकतंत्र को अगर सुधारा जा सकता है तो वह सुधारने में सबसे अहम भूमिका रहेगा विद्यार्थियों से, क्योंकि यही विद्यार्थी वो विद्यार्थी है जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं और हमारी नई पीढ़ी के रूप में आ सकते हैं। और देश में अगर किसी तरह का कोई संकट आता है तो वो संकट को भी टाल सकते हैं। ये रहा भगत सिंह को विद्यार्थियों से अपेक्षा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आता है 8। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो इसका उत्तर लिखना क्या है सुनिएगा ध्यान से। यह क्वेश्चन लिखा गया है अधिनायक चैप्टर से ही, और अधिनायक कहा गया है कौन है, तो आप लिखिएगा कि अधिनायक जो हमारे आज नेता वर्ग के लोग हैं, शासकीय वर्ग के लोग हैं, और उसकी पहचान यह है कि वह लोगों से जन गण मन गवाते हैं और अपने सिंहासन पर बैठ के तमगे लगाते हैं और जिसका गुण हर चरना भी फटा सुथन्ना पहनकर गाते रहता है। ये रहा अधिनायक। अब आइए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है बाबू
ओ सदा नीरा से, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसका उत्तर क्या होगा? तो लिखिएगा इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित निबंध ओ सदा नीरा से यह बताया गया है कि वह प्रक्रिया जो गांधी जी के द्वारा बताया गया और जिसमें यह बताया गया चंपारण के किसानों को कि धूल से सोना उगलना, और जो धूल से सोना उगलता था इस प्रक्रिया का नाम दिया गया कीमियाई प्रक्रिया। मतलब धूल से सोना उगलना का नाम दिया गया कीमियाई प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया का प्रचलन गांधी जी के द्वारा किया गया था और सबसे पहले चंपारण में ही बताया गया था। अब आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाता है? बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाता है? तो ये भी अंतिम काव्य खंड से ही लिखा गया है। तो इसमें बताना होगा कि बिटिया सबसे पहले अपने घर की सारी वस्तुएं जैसे करपुल, चिमटा, छोलनी आदि में बताती है। जब ये पूरी तरह से बता देती है, लोहा की पहचान कर लेती है घर के अंदर सारी वस्तुओं के, तब इनके पिताजी के द्वारा बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कृषि कर्म वाले हल, कुदाल, फरसा, फावड़ा, खुरपी, ये जितने भी हैं ये सब लोहा के ही है। और अंत में इसके पिताजी के द्वारा बता देने के बाद माता जी भी कहती है, जो माता घर से बाहर कभी कुएं पर पानी लाने जाती है तो कुएं की बल्टी और बल्टी को खींचने वाला लगा हुआ उसमें डंडा जो लोहे की होती थी, और इस तरह से बिटिया को लोहे की पहचान करवाया जाता था। ये रहा आपका 10 क्वेश्चन 12वीं के लिए, और आपको बता दिए हैं इस क्वेश्चन में से फिक्स है आपके एग्जाम में 10 में से 5 फिक्स है आपके आएंगे तो आएंगे। आप इसको ध्यान से सुने हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से रोक कर आप लिख लीजिए, ताकि आगे चल के आपको काम देगा। और आप हमारे नए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। बाकी फिर अगले दिन पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि और टॉपिक में से कैसे क्या आता है।